हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग। तो अपन फिर से आगे अपने जूलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था, है ना, सेल वाला जो चैप्टर था उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल अपन ने क्या कर लिया था, तो सेल के बारे में मैंने आपको कुछ 2-3 बेसिक टर्म्स बताई थी, है ना। तो वो चीज़ आपको आती है, वो आपके एनसीईआरटी का जो पहला जो टॉपिक दे रखा है, मतलब जो पहला पैराग्राफ दे रखा है उसमें चीज़ मेंशन कर रखी है। हाँ, बस 2-3 चीज़ें एडिशनल थी, वो चीज़ मैंने आपको समझाई। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोली, एनसीईआरटी को पढ़ना मत छोड़ना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ते रहना, और अगर कुछ हो तो उसी के सामने लिखते रहना, है ना। जो भी चीज़ आपको पता चले उसके सामने लिखते रहो, ताकि आपको भी रहे कि हाँ ठीक है, चीज़ हमको आती है। बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हारे सामने वो चीज़ रहेगी तो ईजी रहेगा। ठीक है, चलो तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो अपन करेंगे आज, ठीक है, आगे जो अपन स्टार्ट करेंगे उसी के आगे करेंगे। तो मैंने कल आपको क्या करवाया था, सेल चैप्टर स्टार्ट करा था अपन ने, ठीक है। तो इसमें अपन ने तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था कि सेल थ्योरी देखी थी, वो अपन ने देख ली थी। मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको बोला था एक बार उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी से आपको समझ में आ जाएगा। मेरा काम समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा काम अपन ने देखा था ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में मैंने आपको 2-3 बेसिक चीज़ें बताई थी, जो चीज़ें आती हैं आपको अभी, और बात करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके लेकर आएंगे। अब एक साथ अब एक एक करके पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको एक साथ ही पढ़ा दूँ, तो टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपके दिमाग में भी बैठ जाए। तो ओवरव्यू और सेल पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो अपन जो सेकंड जो अपना था वो क्या था, ओवरव्यू ऑफ अ सेल, ठीक है, ये अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा था साइज़, सबसे पहले अपन ने मेंशन करा था, साइज़ करा था। देन सेकंड आज अपन करेंगे शेप, ठीक है। साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो भी मैं बताऊंगी आपको, ये डायग्राम आपके डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, उससे रिलेटेड है और वहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आज अपन क्या करेंगे, शेप करेंगे। तो साइज़ अपन ने कल देख लिया था, देन आज करेंगे शेप। अब आप बोलोगे मैम शेप आप कैसे लेकर आओगे, बच्चा शेप में कैसे लेकर, डायग्राम दे रखा है आपके बहुत सारी सेल्स का, आरबीसी, मीजोफिल, ट्रेकेट्स, और क्या बोलते हैं कॉलमनर सेल्स, न्यूरॉन, ये सारी की सारी सेल का शेप पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको शेप की बात करूं, तो अगर आरबीसी की बात करूं, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, या तो राउंड हो सकता है या फिर बाइकॉनकेव, यही होता है आरबीसी का, है ना। वैसे तो राउंड नहीं होता, एक्चुअली में पूरा राउंड नहीं होता, ओवल शेप ही होता है, बट वो बाइकॉनकेव में बदल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूरॉन की या नर्व सेल की। तो नर्व सेल कैसी होती है, एलोंगेटेड यानी लॉन्ग, उसके बाद ब्रांच भी होती है, ठीक है, और इलोंगेटेड या सिलेंड्रिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल ये आपके लिख रखा है ना, आप इलोंगेटेड भी लिख सकते हो। उसके साथ कौन सी होती है अपने पास, ट्रेकेट्स, है ना, ट्रेकेट्स भी दे रखी है आपको, ठीक है। ट्रेकेट्स जो है उसके बच्चे आपके दे रखा है इलोंगेटेड दे रखा है, ठीक है। इसके साथ आपको कौन सी और दे रखी है, मीजोफिल सेल्स, है ना, मीजोफिल सेल्स दे रखी है आपको, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मीजोफिल्स कैसी होती है ना, एक तो कैसी हो सकती है, हाँ राउंड हो सकती है ना बच्चा। देखो बच्चा, मीजोफिल सेल मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके आता है ना। बाकियों के बारे में तो आपको पता है, आरबीसी आपकी ह्यूमन सेल में होगी, न्यूरॉन भी ह्यूमन सेल में, ट्रैकेट्स जो होती प्लांट सेल की होती है ना, ध्यान है ना, ट्रैकेट्स किसमें, तो प्लांट सेल, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जाइलम के अंदर आता है, ठीक है। और मीजोफिल सेल्स भी प्लांट में पाया जाता है, और मीजोफिल सेल्स के अंदर ही अपना क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है। मीजोफिल में 2 तरीके की सेल्स होती है, एक तो पेलिसेड टिश्यू, मीजोफिल वैसे सेल नहीं है, मीजोफिल एक ही सेल की बात करें, लेकिन एक तरीके का टिश्यू होता है ना। इसके अंदर 2 तरीके के टिश्यू आते हैं, पेलिसेड टिश्यू और एक स्पॉन्जी टिश्यू आते हैं। पेलिसेड जो होती है वो होती है लॉन्ग, यानी लॉन्ग होती है, वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है ना। तो अपन राउंड भी लिखेंगे, राउंड के साथ साथ अपन है ना इलोंगेटेड भी लिखेंगे, है ना, सिलेंड्रिकल होती है, आप ध्यान रखना, और ओवल शेप भी हो सकती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ एक और है आपके मीजोफिल के, हाँ कॉलमनर सेल आपकी देर की, कॉलमनर सेल आपकी बच्चा अपन ने स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में बात करी थी। कॉलमनर जो सेल्स होती है उनके जो शेप होता है वो कैसा होता है, पिलर लाइक होता है, बात करी थी अपन ने, कैसा होता है, पिलर लाइक होता है। तो ये कैसी होती है ना, थिन होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और इलोंगेटेड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आप अपनी एनसीईआरटी में, ये है डायग्राम से लिया है ये अपन ने,
ठीक है, ये अपना डायग्राम क्वेश्चन आता है बच्चा, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं और एमसीक्यू के साथ मैच द फॉलोइंग बनते हैं। यहाँ से क्या बनते हैं, यहाँ से मैच द फॉलोइंग बनते हैं। तो प्लीज़ इसको लिख लेना। और इसके साथ शायद हो गया, शायद है ना, यही चीज़ थी। और तो कोई सेल नहीं छूटी। हाँ, मैक्सिमम सेल मैंने आपको बता दी। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लीज़ इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में, है ना, जहाँ आपके डायग्राम मेंशन हो रखा है उनके साथ ही लिख लेना बच्चा, ठीक है। प्लीज़ लिख लेना, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनते हैं, तो यहीं से बन जाते हैं क्वेश्चन। चलो बढ़िया, तो ये अपना था ओवरव्यू ऑफ सेल। अब ओवरव्यू ऑफ सेल में अब और अपन को क्या पढ़ना है, अब सुनते जाओ। अब अपन को क्या देखना है, अब अपन देखेंगे कि जो सेल होती है उसके अंदर एक्चुअली में क्या क्या होता है। अब देखो बच्चा, ये बहुत बड़ी बात बोल दी अपन ने कि सेल में क्या क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है सेल में जो अपन को पढ़नी है। लेकिन मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ जो कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन मतलब जो हर एक सेल में आपको दिखेंगी। तो 4 चीज़ें मैं आपको ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बना है, आपके एम्स और नीट दोनों में ही क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था इस चैप्टर में मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी वो क्वेश्चन वाइज ही पढ़ाऊंगी। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी भी है, तो जितना हो सके मैं क्वेश्चन बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए ही, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से। अब जो अपन पढ़ेंगे ओवरव्यू सेल में, अब नोट डाल के अब बस आपको बातें सुनती जानी है, बस, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिख रखी है, मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं, टेंशन मत लो, कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं मैं, है ना। सारी चीज़ें लिख रखी है, एनसीईआरटी के अंदर ही लिख रही है। जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। खैर चलिए, तो अब अपन को क्या पढ़ना है, वो चीज़ें पढ़नी है। ध्यान से सुनना, मैं सेल का वो स्ट्रक्चर बताऊंगी। अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रही, मतलब वो क्या बोलते थे, ये बोल स्ट्रक्चर बोलो, या वो चीज़ें अपन को पढ़नी है जो कॉमन है सभी में। अब कॉमन क्या, एक क्वेश्चन आपके आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैं क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ एनी सेल, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखेंगे, मैं भी यहाँ क्वेश्चन भी लिखूंगी। पहले एक काम करते हैं, पहले अपन एक देख लेते हैं। एक सेल है मेरे पास, मुझे नहीं पता ये यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है, बस एक सेल बनाई मैंने, यूकैरियोटिक में सकती प्रोकैरियोटिक, मतलब मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो सब में कॉमन हो, एक ऐसा मटेरियल जो सब में कॉमन हो। ये नहीं प्रोकैरियोटिक भी होनी चाहिए और यूकैरियोटिक में भी। ये आपके क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। खैर, तो अपने पास क्या होता है, ये कोई सेल है, मुझे नहीं पता कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोई सी भी सेल हो सकती है, बस एक सेल मैंने बनाई। यहाँ पर इसके पास क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाद न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये अपने पास ये डीएनए है। बस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं बनाया मैंने यहाँ पर, मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करा, मैंने 4 चीज़ें लिखूंगी मैं। अब 4 चीज़ें क्या है, ध्यान से सुनो। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, ध्यान से सुनना बच्चा और इसको नोट कर लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो बढ़िया। यहाँ पर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसको और मेंशन करेंगे, है ना। पहले मैं लिख दूँ सारा। ये है अपने पास न्यूक्लियस, या फिर इसको और करके न्यूक्लियोइड भी लिखो, क्योंकि बच्चा मुझे नहीं पता ये कौन सी सेल है। मैंने ये थोड़ी ना बोला है आपको कि मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाई है, मैंने ये तो बोला ही नहीं है आपको। मैंने बोला कि मैंने एक सेल बनाई है, और वो यूकैरियोटिक भी हो सकती है या प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है। अब आपको पता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस को अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूक्लियस भी लिखूंगी और न्यूक्लियोइड भी लिखूंगी, और अपन एक लास्ट चीज़ है वो है जेनेटिक मटीरियल, जो अपन यहाँ आरएनए ना लिख के डीएनए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता है सभी में, इसलिए मैंने आरएनए नहीं लिखा। खैर अभी और बात करेंगे। अच्छा, तो मैंने 4 चीज़ें बनाई। अभी 4, अब आप बोलोगे मैम इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ बच्चा, होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कन्फर्मेशन थोड़ी ना है कि वो सभी सेल में मिलेगा। अरे भाई, कन्फर्मेशन थोड़ी ना है कि वो सभी सेल में मिलेगी। ऑर्गेनली जो होती है वो आपकी अच्छी खासी यूकैरियोटिक सेल में होती है। अब अगर मैं ऑर्गेनली भी यहाँ लिख दूँ, चलो लिख भी दिया, मान लो यहाँ मैंने ऑर्गेनली लिख भी दिया, ऑर्गेनली लिख भी दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको यूनिवर्सल फीचर नहीं मान सकती, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता बच्चा। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ही ऑर्गेनली पाए जाते हैं, बाकी सभी नहीं पाए जाते। तो ऑर्गेनली में तो सभी आते हैं, इसलिए मैं चीज़ नहीं। तो मैंने ये 4 चीज़ें। अब सुनो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। पहले तो ये पहली बात, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, और लास्ट में जेनेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन ये था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या लिख लो, इज लिख लो, यूनिवर्सल, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल फीचर ऑफ एनी सेल। ये कुछ आपको कुछ ऐसा मेंशन कर रखा था, ये क्वेश्चन है आपका। अब ऑप्शन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो, आप कहीं पर भी चेक करो आपको ये 4 ऑप्शन में मिलेंगे, कहीं पर भी चेक करो आपको 4 दिख। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100% श्योर है ये यूनिवर्सल है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैंने बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कोई सी भी सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वायरस की सेल ही क्यों ना हो, ये मान के चलो, उसमें भी कॉमन है।
यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सभी सेल में, इस दुनिया की सारी सेल्स में प्रेजेंट होगी, इसलिए ये हो गया पहला यूनिवर्सल का। ठीक है, दूसरा बात करते हैं साइटोप्लाज्म। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट करा था तभी मैंने एक बात बता दी थी कि साइटोप्लाज्म किसी में ज़्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, वो सेल कोई सी भी, क्योंकि बिना साइटोप्लाज्म के वो जीवित नहीं रह सकती, लिविंग नहीं रह सकती। तो ये भी एक यूनिवर्सल फीचर हुआ हर एक सेल का, ध्यान रखना इस बात को। तीसरी बात करते हैं न्यूक्लियस की। अब बच्चा कहीं कहीं पर न्यूक्लियस को भी आपके यूनिवर्सल फीचर मान रखा है, हाँ मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप न्यूक्लियोइड को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा न्यूक्लियस एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप्ड प्रोकैरियोटिक में तो है ही नहीं ना, तो ये एक तरीके का है, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, क्योंकि न्यूक्लियस तो दोनों में ही था, मैंने कल बताया था, बट ज़्यादा डेवलप नहीं, लेकिन था तो दोनों में ही। कल बात करी थी मैं, न्यूक्लियस तो सभी सेल में होता है, बात करी थी अपन ने कल, हाँ बस ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन था तो सारे, तो ये भी है। और तीसरा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के बगैर तो कोई शायद सेल होगी ही नहीं मेरे हिसाब से जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, है ना, ये बात आपको। अच्छा, एक्सेप्ट वायरस, एक बात बता दो फिर तुम्हारे दिमाग में भेजे में कुछ घूमे। देखो बच्चा, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, वो किसी लक्षण का नहीं होता, इसलिए उसको लिविंग सेल में नहीं इंक्लूड करते, ये एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, ऐसा कुछ बोलते हैं। वायरस एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, ऐसा माना जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन। अब आपको पता है ना, साइंस पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, तो वायरस एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है, बाकी सभी सेल्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चा क्या नाम है उसका, हाँ, वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि वायरस जो होती है उसके अंदर आरएनए और डीएनए में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर आपसे पूछे क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, तो आप बोलोगे यस, इन वायरस। अपने अंदर नहीं होता जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन होता है, डीएनए होता है। तो वायरस को छोड़ दो बाकी सभी सेल में, इसलिए एक्सेप्शन मान दिया, इसलिए यूनिवर्सल में सभी को डीएनए भी माना गया है कि डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये चार ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिनको यूनिवर्सल फीचर माना गया किसी भी सेल का। यानी अगर आप सेल देखोगे तो आपको ये चार तो मिलेंगे आपको किसी भी सेल, एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़ देना भाई, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ठीक है, ये बात आप रट के चलो, क्लियर हुआ। तो ये बात, अब यहाँ पर अगर आपके पास मान लो चारों ही ऑप्शन में आ जाए, अब क्या करें, मान लो चारों ही ऑप्शन में आ जाए, चारों तो नहीं आएंगे लेकिन चारों में से कोई दो ऑप्शन में आ जाए, तब भी कंफ्यूजन। तो बच्चा सबसे पहले प्रायोरिटी देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप दोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को, ये आप रट लो, कुछ भी करो लेकिन रटो। सेकेंड प्रायोरिटी देना साइटोप्लाज्म को, सेकेंड प्रायोरिटी आप दोगे साइटोप्लाज्म को। थर्ड प्रायोरिटी दोगे डीएनए को, थर्ड प्रायोरिटी देना आप डीएनए को। एंड फोर्थ प्रायोरिटी जो आपके आया नहीं है अभी तक, फिर भी बता देती हूँ, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोइड को देना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, और इस चीज़ को आपको रटना नहीं है, बस समझो बस, ठीक है। तो समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चार ऐसे फीचर है जो आपको हर एक सेल में, ये ओवरव्यू सेल में ही दे रखा है, पढ़ना, बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है ना ओवरव्यू सेल का, उसमें ही दे रखा है बच्चा। ये तो सारी चीज़ें बस जो काम की है बस वही मैंने आपको फिर बोल दिया, मैं पूरी लाइन नहीं बताऊँ, जो काम का होगा सिर्फ वही बताऊँ, बाकी तो तुम ईजी है, तब तो तुम खुद समझदार हो, खुद पढ़ लोगे, ठीक है, बात को समझो। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देनी है, ये आप ध्यान रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और अपना डिटेल पढ़ेंगे आज, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो आज। लेकिन इसके बाद अच्छा एक चीज़ बता दूँ, साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देते, साइटोप्लाज्म पूरी तरह से फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है इन नेचर, ध्यान रखना। ये प्रकृति में कैसा होता है, सेमी फ्लूइड, यानी पूरी तरह से आप इसको फ्लूइड नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन आता है, कैसा यूनिवर्सल फीचर बताओ जो सेमी फ्लूइड होता है नेचर में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो फ्लूइडिटी नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन सेमी फ्लूइड बता दिया, तो ध्यान रखना इस चीज़ पे यहाँ पर ये आता है। खैर अपन और बात करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन था जो आपके एम्स में भी आ रखा है और आपके नीट में भी पूछ रखा है, तो आप इसको एक बार देखो। समझ में आ गया आपको, चलिए बढ़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है, आई होप आपको समझ में आ गया प्रायोरिटी किसको देनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलो अब अपन नेक्स्ट ये आपका ओवरव्यू सेल कंप्लीट हो। अच्छा एक चीज़ और, इसको हटा के मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, शायद आपके ओवरव्यू सेल में ही दे रखा है, ध्यान से सुनना इसको, है ना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट ही है। चलो देखो बच्चा, सेल वॉल, अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ तो आप बोल रहे होंगे कि मैम सेल वॉल भी होती है, हाँ बच्चा होती है बिल्कुल, लेकिन सेल वॉल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल फीचर ऑफ एनी सेल।
क्योंकि अगर देखा जाए तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये इसका एक की फीचर होता है एनिमल सेल का कि उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि की फीचर तो होगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं, अच्छा सेल वॉल किस किस में पाई जाती है तो मैं बता देती हूँ, ऊपर से ध्यान से सुनना। वैसे तो आपने ये चीज़ पढ़ ली होगी किसमें, मोनेरा वाले किंगडम में, आई होप आपने पढ़ा होगा इसको, फिर भी मैं ऊपर से बता देती हूँ। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, ठीक है। फंजाई में होती है काइटिन की, बता चुकी हूँ मैं, दोनों तीनों बता चुकी हूँ। और प्लांट सेल में होती है सेलुलोज की। अब अलग अलग प्लांट्स होंगे तो उसमें सेलुलोज के अलावा अलग एल्जीन, कार्जिनिन वगैरह, पैक्टोज, अपने बात करी थी एल्गी की, तो वो जुड़ता जाएगा, लेकिन सेलुलोज एक कॉमन है, ठीक है। अगर किसी सेल में से, अगर किसी भी सेल में, वो भी सेल कौन सी होनी चाहिए, हाँ ये बात याद रखो कि सेल ऐसी जिसमें सेल ऐसी होनी चाहिए जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो, भले वो बैक्टीरिया की हो, भले वो फंजाई की हो, भले वो प्लांट की हो। एनिमल की तो मैं बात ही नहीं करूंगी क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, ये बात तो आपको पता है। तो इन तीनों में से मैं लिख देती हूँ, फिर तुम्हारे भेजे में फिर कंफ्यूजन रहेगा। बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या फिर अपनी प्लांट सेल हो, तो पता है अब मैं लिख नहीं रही किसकी बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा फंजाई की किसकी बनी होती है, काइटिन की, जो भी एक तरीके का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। बात करी थी अपन ने काइटिन, ध्यान आ रहा है कुछ, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था अपन ने। और प्लांट की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज भी एक तरीके का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। चलो बढ़िया, ठीक है। अब मान लो कि इन तीनों की, है ना, मैं लिख रही हूँ ध्यान से क्योंकि मुझे इंग्लिश ढंग से नहीं आती है और तुम्हें इंग्लिश समझ में शायद आती भी नहीं है, मेरी तो आएगी भी नहीं, आई होप, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद को ढंग से नहीं आती। इन तीनों की सेल वॉल को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट, ध्यान से सुनना, बचा हुआ पार्ट प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। क्या बोला अपन ने, देखते देखते रुक जाओ, वापस बताती हूँ। प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। बच्चा किसी भी ये मान लो एक सेल है, ये इसका डीएनए, मुझे पता नहीं कौन सी सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है या नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ये है सेल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल, ठीक है। अगर आप इसकी सेल में से क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लो सेल वॉल को, यानी सेल वॉल को हटा दो और ये सिर्फ आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गई, तो इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल विदाउट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। कुल मिला के हिंदी आ गई मुझे, इंग्लिश आ गई, है ना। सेल वॉल विदाउट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो लिख दूँ यहाँ पर, क्या लिखूँ मैं, सेल वॉल विदाउट सेल, नहीं सही नहीं कहा, सेल विदाउट सेल, ये होगा शायद। अरे भाई क्या इंग्लिश हो गई मेरी, तो पूछो मत, है ना, सॉरी है ना, सेल विदाउट सेल वॉल, अब बिल्कुल सही है, हाँ मैम अब बिल्कुल सही लिखा आपने, है ना। इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब तुम चाहे हिंदी वाले याद रखो, भैया हम तो मारवाड़ी है, हम तो देसी, हम तो हिंदी में याद रखेंगे, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रखो, जैसा तुम्हें सही लगे, बट याद रखो। तो क्या बोला मैंने, क्या बोला कि अगर किसी की सेल में से, किसी नहीं, इन तीनों की, क्योंकि सेल वॉल तो इनमें ही होती है, अगर मैं इनकी सेल में से सेल वॉल को निकाल दूँ, रिमूव कर दूँ, तो बचा हुआ जो सेल होगा, यानी इस पूरे सेल को अपन बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, ना कि प्लाज्म। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म, हमेशा कंफ्यूज जाता है बच्चों को, वो भी समझाऊंगी मैं। तो प्रोटोप्लास्ट है ये, दिस इज प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसकी भी बात करते हैं। तो अब एक काम करती हूँ, इसको हटाना पड़ेगा अब, वरना तुम्हारा फिर घसर पसर करोगे, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हटा दें इसको। चलो बढ़िया, तो अब अपन बात करते हैं। अब देखो इस प्रोटोप्लास्ट यानी इस पूरी सेल को बोला, अब इसमें क्या क्या है, अब इस प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या बचा हुआ है। देखो एक तो इसका पूरा अंदर का मटीरियल, ठीक है, पूरा अंदर का मटेरियल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इस पूरे इंक्लूडिंग। तो प्रोटोप्लास्ट में दो चीजें हुई, प्रोटोप्लास्ट में दो चीजें बच गई, यानी प्रोटोप्लास्ट में दो चीजें होंगी, एक तो होगा प्रोटोप्लाज्म, ये याद रखो, ठीक है, और एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को इधर कर दिया और जो बचा कुचा रहेगा उसको साइड में कर दिया। क्या बोला मैंने, प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होंगी, एक तो इसका अंदर का जितना भी मटेरियल है, इंक्लूड ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ सब कुछ
सब कुछ ये आपके प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया समझ में आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग कर दिया मैंने, बाकी का मटेरियल सारा का सारा इधर कर दिया, क्लियर। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। बच्चा प्रोटोप्लाज्म 2 तरीके के लिक्विड से बना होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, आप समझो, रटो मत, समझोगे तो ज़्यादा बेटर है। देखो मैंने बोला कि ये सेल थी, इसमें से सेल वॉल निकाला, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट अपन इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन ने प्रोटोप्लाज्म बोला। अब इस प्रोटोप्लाज्म में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दो, तो इसके अंदर आपको 2 तरीके के लिक्विड दिखेंगे। एक तो साइटोप्लाज्म, क्या मैं इसके अंदर इस वाले को साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये भी तो न्यूक्लियस बचा है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अरे भाई न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो ये वाला है अपने पास न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जब दोनों मिल जाते हैं, मैंने क्या बोला था, इंक्लूड पूरा मटेरियल, तो इन दोनों को साथ में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, तो इन दोनों को अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इंक्लूड हो गई। आया समझ में? आई होप आपको आया होगा। क्या बोला मैंने बच्चा, ध्यान से समझो, इस बात को समझो, ठीक है। कि किसी भी सेल मतलब इन तीनों की सेल, क्योंकि इन तीनों में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है ना। तो इन तीनों की सेल में से अगर मैं क्या बोलते हैं, सेल वॉल को रिमूव कर दूं, तो बचा हुआ जो मटेरियल होगा इस पूरी सेल को, जो विदाउट सेल वॉल, क्या बोला, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट के अंदर 2 चीजें होगी बच्चा, इसको यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको इलेबोरेट करके बता दिया जैसे आपको सही लगे। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब बच्चा होता है लिक्विड। प्लाज्म का क्या मतलब होता है बच्चा, लिक्विड होता है, याद रखना, ठीक है। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो अब मैं लिक्विड की बात करूंगा, लिक्विड के अंदर ही सारी ऑर्गेनेली वाली आ गई, तो बात एक ही है। तो प्रोटोप्लाज्म आपके 2 लिक्विड से मिलकर बना। अब बचा कुछ पार्ट अंदर के, एक तो लिक्विड का, एक तो न्यूक्लियस का लिक्विड और एक साइटोप्लाज्म का लिक्विड, तो दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके अलग कर दिया। आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो ये चीज़ ध्यान रख। तो ये आपके ओवरव्यू सेल, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो ये था आपका ओवरव्यू सेल के अंदर 2-3 बातें मुझे समझानी थी, जो आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। अब देसी लोग देसी बातें याद रखें, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश वाली बातें याद रखें, ठीक है। आई होप बस कुछ भी करो बट याद रखो, लिख लेना, इस तरह तुम लिख लेना तुम्हारी बुक में, ठीक है। बार नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे तो मुझे बोलना पड़ेगा बार, जब तक चलता रहेगा तब तक तो मैं बोलती रहूँगी तुमको, ठीक है। तो उसको याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और पी मतलब पूरा लिक्विड। अब पूरा लिक्विड किसमें, सेल में, तो पूरा लिक्विड में कौन कौन आ गया, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म और आपके साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन आ रखा है आपके कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को इंक्लूड करके क्या कहा जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। खैर अपन और आगे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, चलो बढ़िया। हाँ चलो अब इसको आगे अपन देखते हैं। एक बार देखो इसको, तुम तुम्हारे भेजे में फिट कर लो, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, फिर बोलोगे मैम ये चीज़ हमको आई नहीं, समझी नहीं, वगैरह वगैरह। चलो अब अपन कुछ मज़ेदार बात करेंगे। अब बोलेंगे मैम मज़ेदार बात, हाँ मज़ेदार बात करेंगे। देखो अब पानी पी लूँ थोड़ा सा। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी नोट करके। अब आप ओवरव्यू सेल मतलब टोटली पूरे चैप्टर में है, समझो। इसको हटा दूँ, हटा दें इसको। चल अच्छा देखना और समझना बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी मैं आपको आज को। इंपॉर्टेंट टर्म्स ही है आज, ठीक है। अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा मेन टॉपिक तो अपना। आज मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही बताऊंगी ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट, ध्यान से सुनते जाओ बस, ठीक है। देखो मान लो ये अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है और ये अपना साइटोप्लाज्म है। सारी चीज़ें गिर रही है, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाई मैंने, थोड़ी छोटी बना लेते हैं, थोड़ी जगह बचेगी। हाँ अब ठीक है। ये है न्यूक्लियोइड, ये क्या है, न्यूक्लियोइड, ये तो पता है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है। और यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो होता ही है। ये क्या है, यहाँ लिखूंगी ना साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ बनाई मैंने यूकैरियोटिक सेल, अच्छा खासा अपने पास न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये तो है अपने पास न्यूक्लियस,
और इसकी चारों तरफ ये है अपने पास साइटोप्लाज्म, तो ये है अपने पास साइटोप्लाज्म, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात और क्या करी अपन ने, हाँ अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनली एब्सेंट होती है। अब ऑर्गेनली क्या होता है मैम, ऑर्गेनली मैंने बताया था कि सेल को फंक्शनल रूप से स्टार्ट करवाने के लिए, फंक्शनल रूप से चलाने के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को सुचारू रूप से चलाते हैं। जैसे अपनी बॉडी में अगर सिर्फ हार्ट ही रहेगा तो क्या अपनी बॉडी काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। सेम ऐसे ही मान के चलो कि अपनी बॉडी में अगर किसी सेल में से न्यूक्लियस ही रहेगा तो वो काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उसको पूरे सेल को अच्छे से चलाने के लिए और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी काय हो गया, है ना, प्लास्टिड हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑर्गेनली। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑर्गेनलीज बोलते हैं, है ना। इनके अंदर ऑर्गेनलीज होती है, प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल होती है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती। अब आप बोलो मैम ऑर्गेनली होती है, बच्चा देखो मैंने बोला कि सभी ऑर्गेनली नहीं होती। जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे म्यूजोसोम काम करते हैं वो हो गया, है ना। तो कुछ 2-3 ऑर्गेनली ऐसी होती है जो इनमें प्रेजेंट होती है। मैं ऐसे मना नहीं कर कि बिल्कुल नहीं होती, मैं बोली होती हैं लेकिन इतनी डेवलप नहीं होती। और उसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनली होती है यूकैरियोटिक में, अच्छा मैं लिख दूँ, है ना, ये है यूकैरियोटिक सेल, फिर तुमको कंफ्यूज हो, ये यूकैरियोटिक है और ये जो सेल मैंने बनाई प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो ऑर्गेनली होती है ज़्यादा वेल डेवलप होती है और मेम्ब्रेन बाउंड होती है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि ऑर्गेनली के बाहर आपको एक अच्छी खासी मेम्ब्रेन दिखेगी, अच्छी खासी कंपोजिशन का मेम्ब्रेन दिखेगा और उसके अंदर सारा का सारा वो ऑर्गेनली ढकी हुई रहेगी। लेकिन इसमें ऑर्गेनली अगर होगी, जैसे राइबोसोम होती है और मीजोसोम्स होती है, तो इनमें ऑर्गेनली है, 2-3 ऑर्गेनली होती है, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती। तो इनके अंदर, है ना, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट होती है। बाउंड ऑर्गेनली क्या होती है बच्चा, एब्सेंट होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझना है। अब ये क्या हुई, ये ऑर्गेनली के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, मेन जो टॉपिक है वो समझो। अब सुनो, मैंने आपको याद है, अब ये बोला मैंने आपको कि ये क्या है, मैंने देखो डबल लेयर नहीं बनाई है तो तुम समझ जाओ कि मैम ये यूनिवर्सल लेयर है तो सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो बच्चा मैंने डबल लेयर नहीं बनाई है ना, डबल लेयर बनाऊंगी तो समझ जाना बाहर वाली सेल वॉल अंदर वाली प्लाज्मा, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल लेयर ही बनाई तो इसका मतलब यूनिवर्सल क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है अपने पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं है, हाँ मैम बिल्कुल है, चलो बढ़िया। अब काम की बात क्या है ये सुनो बच्चा, प्रोकैरियोटिक, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर यूकैरियोटिक सेल में मैं अगर आपसे पूछूं कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, आप लोग इसमें दोनों में प्रेजेंट होती है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, तो आपको इतना तो पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायलिपिड की लेयर होती है, यानी लिपिड की बनी होती है। इतना ध्यान रखो, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक करेंगे जब डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, होती नहीं होती है, यस मैम बिल्कुल। लिपिड के साथ यहाँ पर फॉस्फेट भी होता है, खैर अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी तक ध्यान रखो लिपिड की होती है। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर ऐसी होगी जो लिपिड की बनी होगी और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जितनी भी ऑर्गेनली होंगी उनमें जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी वो भी लिपिड और फॉस्फेट की बनी होगी। क्या बोला मैंने, समझ में आया कि तुम्हारे भेजे में कि इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन दिखेगी आपको और वो है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिपिड की लेयर सिर्फ आपको प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही दिखेगी। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो बच्चा यूकैरियोटिक में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपके मेम्ब्रेन की बनी होती है, फिर कुछ और फिर बाकी ऑर्गेनली भी आपकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो भाई ऑर्गेनली की भी तो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी, तो उनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होगी। तो ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आपके बहुत पहले पूछ रखा था लेकिन आ रखा था क्वेश्चन, है ना, तो ध्यान रखना कि इसमें जो होते हैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लिपिड की बनी होती है, बाकी और कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो लिपिड की लेयर का बना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कंपोजिशन इसमें है वही कंपोजिशन इस वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, बस इसके अलावा और कहीं नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन दिख रहा है तो उसके जैसा आपको हर एक ऑर्गेनली के बाउंड, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, तो मेम्ब्रेन बाउंड है तो हर एक के चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन दिखेगी, तो वो मेम्ब्रेन भी आपकी लिपिड की बनी होगी। ये बात आप
आपको ध्यान रखनी है। तो जो कंपोजिशन अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ेंगे तो वही कंपोजिशन अपन इनका होता है, इसलिए अपन इनके मेम्ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि वो एक जैसा ही होता है। कभी नोटिस करा कि अपन इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? खैर अपन मैं अभी बताऊंगी आगे, बट ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया। हाँ बिल्कुल आया होगा बच्चा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो, बस मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। तुम है ना मेरी भावनाओं को समझा करो, ठीक है। बहुत होशियार हो वैसे तुम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो लिपिड कैसी होती है? बाइलेयर होती है। तो बात आपको पता ही है मैम, हमको तो ध्यान नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? तो अपन ओवरव्यू सर अपना ये नोट वाली बातें हो गई। अब अपन स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या स्टार्ट करेंगे अब अपन बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, कैसे बना था, किस साइंटिस्ट ने क्या क्या माथाफोड़ी करी थी, ठीक है, कैसे लड़ मरे थे वो याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। बाकी फिर एंड में रिजल्ट हमें क्या मिला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। चलो इसको मिटा दें अपन, हटा दूँ इसको। तो ये समझ में आ गया आपको, मैंने बता दी, इस बात को ध्यान रखना है ना। हाँ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होगी लिपिड बाइलेयर, बाकी और इसमें कहीं नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो क्या करें फिर, है ना। चलो हटा देते हैं इसको। अब सबसे पहले तो लिपिड क्या होता है। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैम लिपिड 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 रोते रहते हैं ऐसे लिपिड। तो रोने वाली बात नहीं है, तुम समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले। अब देखो यूकैरियोटिक, मैंने आपको पहले बोलता था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, ऊपर से बता दूंगी। मैं सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगी जो अपन को चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल आपको मोलेर वाले खंड में पढ़ चुके हैं आई थिंक, ठीक है। फिर भी मैं यूकैरियोटिक सेल में जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी प्रोकैरियोटिक से रिलेट कर जाऊँगी, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो रिवाइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बच्चा, इसलिए। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाने से पहले फिर कुछ नोट बात, कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड। व्हाट इज लिपिड? पहले लिपिड बात कर लेते हैं, देन फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ही है टॉपिक, है ना। तो अपन यूकैरियोटिक सेल का पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से, ठीक है। बहुत पोस्टमार्टम करना है अच्छे से पूरे का। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाने से पहले अब आपको इतना तो पता चल गया कि मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, ये बात आपको पता चल गई। अब मैम लिपिड क्या होता है? व्हाट इज लिपिड, क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बढ़िया, देखो बताओ। हाँ देखो, ये अपने पास लिपिड बना होता है। अच्छा एक बात बताओ, लिपिड एक तरीके का फैटी है, मैंने आपको बताया था। हाँ तो फैट किसका बना होता है? ये एक तरीके का क्या है? फैटी है। देखो समझो, तो फैट आपको मैंने दो बताया था, एक तो बना होता है आपके ग्लिसरॉल, है ना, और इसके साथ साथ फैटी एसिड। बात करी थी अपन ने? हाँ मैम बिल्कुल करी थी। अरे मैम बिल्कुल करी थी हमने ये बात। चलो बढ़िया, है ना। ये हो गया। अब लिपिड क्या बना होता है? बस लिपिड की बोल रही हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रही है, मैं सिर्फ लिपिड की बोल रही हूँ। तो देखो अगर आपको ध्यान हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। हाँ मैम याद तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है मैम। हाँ याद करो तुम, तुम्हारे भेजे में थोड़ी बुद्धि डालो, है ना। और फैटी एसिड में आपका कुछ ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पर भी आपके HOH था, और यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, और ये R था, कुछ यही स्ट्रक्चर था, है ना। और COOH था बच्चा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर, R कोई एल्किल ग्रुप थी, मैं बता चुकी थी बच्चा। मैं देखो सीधा डायरेक्ट बात करूँगी, ठीक है। हाँ तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। एक ग्रुप यहाँ से हटेगा, एक का OH एक का H यहाँ से जाता है, याद है, ये से रिएक्ट करता है, फिर ये इससे रिएक्ट करेगा, तो ये इससे रिएक्ट करेगा, तो अपने पास जाएगा। तो याद है मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड की प्रेजेंस के हिसाब से ये तीन तरीके के होते हैं। मोनोग्लिसराइड, अगर एक जुड़ेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो जुड़ गए तो डाइग्लिसराइड, तीनों जुड़ गए तो ट्राई। तो इस स्ट्रक्चर को जब ये तीनों जुड़ जाएंगे तो याद करो लिपिड को ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है, जो एक ट्रू फैट होता है, और वही आपकी लिपिड बनाता है। मैं अभी सिर्फ लिपिड बता रही हूँ, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई बात ही नहीं कर रही। तो लिपिड कब बनेगा? जब ये तीनों बनेगा, तो ट्राइग्लिसराइड आपके लिपिड है। लेकिन अब मुझे क्या बनाना है? लिपिड की लेयर को मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेट करना है। मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझा नहीं रही, अब सुनो सुनो सुनो। लेकिन अगर ये देखा जाए तो बच्चा यहाँ पर ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर जो हो गया ना, ये पूरी तरह से ना इनएक्टिव हो गया, मतलब रिएक्ट नहीं कर सकता, पूरी तरह से फिक्स हो गया अब ये। लेकिन अगर ध्यान रखो, अब ये तो लिपिड है, ठीक है, अच्छी बात है मैम, लिपिड बन गया, है ना। लेकिन अगर ध्यान से अगर सुनो तो बच्चे ये जो तीनों के तीनों यहाँ पर बाउंड कर गए, तीनों की तरफ फिक्स हो गए पूरी तरह से। लेकिन अगर ध्यान रखो तो बच्चा, अगर मुझे इस लिपिड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बनाना है, तो फिक्स करना है, तो बच्चा मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा जो कैसा पोलर नेचर का हो। पोलर नेचर का मतलब मैम, पोलर मतलब जो रिएक्शन करने की क्षमता रखता हो। बच्चा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
कुछ मॉलिक्यूल्स, अब आपको पता है कि ये लिपिड का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, लेकिन बच्चा अगर लिपिड का अगर मैं बना भी दूँ तो ये बच्चे किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनएक्टिव हो जाएगी, कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर नहीं आ सकता। अब पता है ना आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, किसी चीज़ को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर भेजना किसी तरह। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना दिया तो मेरे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड का तो बना होता है, लेकिन उस लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ी रहती है। अब आप बोलोगे मैम इससे फॉस्फेट कहाँ से जुड़ेंगे, अब आप बोलो कि इनएक्टिव है, हाँ बच्चा बिल्कुल जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर को गायब कर देंगे, यानी इस स्ट्रक्चर को गायब कर दो, कर दिया, और इसके साथ आप जोड़ दो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप। मैं एक काम करती हूँ, इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर आप जोड़ दो फॉस्फेट ग्रुप। जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप, हाँ मैम आया कुछ तो आया। तो देखो ये तो था इनएक्टिव, मुझे सिर्फ एक एंड ऐसा चाहिए जो पोलर नेचर का हो, जो रिएक्शन कर सके। लो कर लिया, फॉस्फेट ग्रुप रिएक्शन करेगा, आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर तो होगा पूरा तो नॉन पोलर, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, इसको कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये होगा बेचारा बोलेगा यार नहीं ये दुनिया के बगैर नहीं रह सकता, यानी होगा पोलर इन नेचर। और जब पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब होता है, नॉन पोलर मतलब एक ऐसा एंड या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी से रिएक्शन नहीं करता हो, बस अपने मस्त में मगन रहता हो, किसी से मतलब नहीं है उसको, वो छुप छुप के रहता है, किसी से रिएक्शन करने के डरता है वो, है ना। बस बोलते ना कि ऐसा बोलते ना कि छुप छुप के रहना, डिफेंस करना मतलब छुपना, है ना, लड़ने की क्षमता नहीं है इसमें, किसी से रिएक्ट करने की क्षमता नहीं। पोलर मतलब हाँ भाई कितना ही कमजोर हो कितना शक्तिशाली उसको कोई मतलब नहीं, ये तो जो भी आएगा हाँ भाई आ जा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुझसे रिएक्शन कर लूँगा, आ जा तू भी तेरे से भी रिएक्शन कर लूँगा। तो कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। तो मुझे यही तो चाहिए था। अब अगर तुमको थोड़ा बहुत ध्यान हो कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से नॉन पोलर हो जाता तो क्या कोई मटेरियल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ पाता, क्या नहीं आ पाता मैम, बिल्कुल नहीं आ पाता। तो हमने क्या करा, हमने एक एंड को पोलर बना दिया। और पोलर कैसे बना, ऐसा बना, समझ में आया। तो देखो लिपिड का लिपिड बन गया और अपने पास फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी है? यस मैम यही लिखा हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब बाइलेयर क्यों है, ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसा ही एंटी पैरेलल बना दो, है ना। अब एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लिपिड का ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो कैसे आते होंगे, लिपिड के दो एंड देखने को मिले। बच्चों मुझे मैं कहाँ बनाऊँ इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, फैटी एसिड। अब देखो लिपिड का आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख रहा है। अब इसको थोड़ा मेंशन करते हैं, अब इसको थोड़ा लेबल्ड करते हैं, ठीक है। चलो देखो ये वाला पार्ट आपका है पोलर पार्ट, यानी यहाँ पर जुड़ेगा आपका फॉस्फेट, ये रहा पोलर पार्ट। हाँ मैम बिल्कुल, आपको दो चेन दिख रही है, ये दो चेन, ये दो चेन दिख रही है, दो चेन, है ना। तो बताओ मुझे आर क्या है, ये आर क्या है मैम? आर एक तरीके की चेन है कार्बन की, जो इस तरीके से लहराएगी। तो लो लहरा दिया, तो ये रही एक चेन, तो ये रही एक चेन, तो ये रही। और ये दोनों कैसे थे, नॉन पोलर। तो क्या हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को नॉन पोलर बोल सकते हैं? हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ये बात भी हो गई। पोलर स्ट्रक्चर वो होता है जो रिएक्शन करता है, जो पानी को साथ में लेके बहता है, पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो बच्चा ये होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब लविंग, यानी ये पानी से बहुत प्यार करता है, ठीक है। और ये डरता है, यानी ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। पानी आते इसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी ये हो गया हाइड्रोफोबिक, यानी इसको कोई मतलब नहीं है, पानी आए कुछ है, इसको कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात और बता दूं कि बच्चा लिपिड्स अगर आपको ध्यान हो तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पता है ना आपको, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन लिपिड जो होते हैं वो एल्कोहल, बेंजीन, एथेनॉल वगैरह में सॉल्युबल होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो तो ये होगा, तो यही होता है अपने पास। तो लिपिड का स्ट्रक्चर था, ऊपर वाला पार्ट यही बना देना अपन, दो इंसान बनाते हैं ऐसा बना देना अपन, मैं भी बताऊंगी। तो ऊपर वाला पार्ट है पोलर, जो किसकी वजह से आया, फॉस्फेट की वजह से। और नीचे वाला स्ट्रक्चर ये है जो आपकी फैटी एसिड की वजह से, जो आर चेन की वजह से आया। तो दो थे यहाँ पर, ये लो दो चेन बनी, इसको बना दिया अपन नॉन पोलर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ग्लिसरॉल इसी में जुड़ा हुआ है। तुम बोलोगे मैम ग्लिसरॉल गायब कर दे, कहीं गायब नहीं करा मैंने, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, बस मैंने ऊपर से बताया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं जाके बोल सकती हूँ इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, अब मुझे मिटाना पड़ेगा। आप इसको देखो एक बार, हो गया, मिटाएं इसको।
हाँ, तो देखो क्या होता है अपने पास, इसको हाँ हटा दो, इसको हटाना पड़ेगा बच्चा, है ना, वो वाला पार्ट हटा देती हूँ, जगह है ना, तो फिर अपन यहाँ लिख देंगे ना। ठीक है, तो देखो, है ना, ये हुआ अपने पास। हाँ, तो अब अपन इसकी बात करते हैं। अब ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ना बच्चा, ये हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, है ना, आउटसाइड हो सकता है और इनसाइड द मेम्ब्रेन हो सकता है। मतलब ये जो होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर होगा, मतलब वो किसी रिएक्शन ना तो साइटोप्लाज्म की तरफ होगा ना तो उधर का होगा, यानी ये वाला पार्ट हमेशा कहाँ होगा। देखो जैसे ये अपन ने ये एक सेल बनाई बच्चा, मैं भी बताऊंगी इसको, है ना। अब इसका मैं ये वाला स्ट्रक्चर जूम करके, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखो, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, बुक में दे रखा है बच्चा। तो ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट आउटर है तो ये वाला पार्ट इनर है, और इनर वाला पार्ट कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म। तो अगर देखा जाए तो पोलर एंड या तो आपके आउटसाइड होता है, आउटसाइड एंड में आएगा, या तो इनसाइड वाले एंड में आएगा। और ये वाला जो नॉन पोलर पार्ट होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मतलब दोनों बायलिपिड लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रेजेंट होता है वो तो होता है एक तो आउटसाइड, ठीक है, और आउटसाइड दी मेम्ब्रेन, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ पर, टच दी साइटोप्लाज्म। देखो यही पार्ट है जो साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। और ये जो होगा, ये क्या होगा अपने पास, ये हाइड होगा, हाइड वाला पार्ट होगा जो कहाँ होगा, दोनों बाइलेयर के बीच में होगा, ठीक है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं कि लिपिड का कौन सा पार्ट होता है जो साइटोप्लाज्म को टच करता है, तो दिट इज पोलर एंड, ठीक है, जो अपन ने बात करी पोलर एंड टच करता है। और लिपिड का कौन सा पार्ट होता है जो बाहर मेम्ब्रेन के टच करता है, तो वो भी आपका पोलर ही होगा। और दोनों के बीच में कौन सा रहता है, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, जो क्या रहता है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। बेटा फोबिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का मतलब होता है हेट करना, यानी इसको पसंद नहीं है पानी, इसलिए इससे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी ये हर किसी से रिएक्शन कर लेगा, इंक्लूड वाटर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का अपने पास स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ध्यान से ढंग से इसको, है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, किसने दिया किसने नहीं दिया, ठीक है। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, कुछ नोट्स बताए थे जो आपके ओवरऑल सेल में दे रखे थे, उसको आप एक बार इंसाइटिस पढ़ना और उसमें अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। चलो, तो अगले लेक्चर में अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक में हो गया। अब मैं इसको वापस नहीं बताऊंगी, अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये बनाएंगे बस अपन, मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। चलो, थैंक यू।